गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो बेटा कैसा चल रहा है सब? आई होप सबको अच्छे से समझ आ रहा है। एंड वन थिंग मैं आपको पहले बता चुका हूँ, हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग। बस क्या है, उसको अच्छे से समझते चलो, सुनते चलो बेटा, ठीक है। क्या हमारे हिस्ट्री में बीत के गया है वो सब इम्पोर्टेंट है हमारे लिए जानना वो सारा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो बेटा हमने जो पॉइंट कर लिया है, प्लासी की लड़ाई तक सारी बातें हो चुकी है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट 14th पेज पे आ जाओ। कंपनी ऑफिशियल बिकम नवाब्स, ठीक है, पॉइंट है अपना, कंपनी ऑफिशियल बिकम नवाब्स। सो लास्ट जो हमने किया था, मैंने आपको बता दिया था आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी क्या क्या चेंजेस आ गए कंपनी ने, कैसे मीर जाफ़र को बनाया, फिर मीर जाफ़र को हटा के मीर कासिम को बनाया, ठीक है, फिर मीर जाफ़र को बना दिया, फिर खुद ही नवाब बन गए, ठीक है, और उनको दीवानी यानी बंगाल से अच्छा खासा रेवेन्यू भी मिलने लग गया था। अब आ जाओ कंपनी ऑफिशियल बिकम नवाब्स, ओके। सो व्हाट डिड इट मीन टू बी नवाब? देखो बेसिकली इंडिया में जो मुस्लिम रूलर्स होते थे स्टेट्स के, उनको क्या बोलते थे? नवाब, ठीक है। एंड एट द टाइम मुगल एम्पररशिप थी यहाँ पे, और उसके अंडर बहुत सारे रूलर्स थे जो स्टेट को, प्रोविंस को रूल करते थे, उनको नवाब कहते थे। So what did it mean to be Nawabs? It meant of course that the company acquired more power and authority. अब क्या हुआ? कंपनी became Nawab of Bengal after the battle of Plassey in 1765. ओके, तो अब क्या हुआ? कंपनी ही नवाब बन गई, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि उसके पास पावर आ गई, उसके पास सुपीरियरिटी आ गई। बट इट ऑल्सो मीन्स समथिंग एल्स। ईच कंपनी सर्वेंट बिगेन टू हैव विजन ऑफ लिविंग लाइक नवाब। अब क्या हुआ? जैसे कंपनी के पास नवाबशिप आई, अब कंपनी के सब ऑफिशियल ही अपने आप को नवाब समझने लग गए, वो नवाबों की तरह ही अपनी लाइफ बिताने के शौकीन होने लग गए। जैसे नवाब रहते थे, अच्छे उनके महल हैं, उनके पास बहुत अच्छे रिसोर्सेज हैं, कपड़े उनके बड़े चमकदार और बड़े रॉयल होते थे, तो वो भी ऐसे रॉयल लाइफ के सपने लेने शुरू कर दिए उन्होंने। After the battle of Plassey, the actual Nawabs of Bengal were forced to give land and vast sum of money as personal gift to company official. तो जब कंपनी के जो पावरफुल नवाब थे वो डिक्लाइन हो गए, ठीक है, उनकी पावर कम हो गई, तो बाद के जो नवाब थे, जो पपेट नवाब बने, मीर जाफ़र, मीर कासिम, उन्होंने उनको बड़ा कंपेल किया भाई वो कंपनी ऑफिशियल्स को लैंड गिफ्ट में दे या बहुत सारा पैसा गिफ्ट में दे उनको। रॉबर्ट क्लाइव हिमसेल्फ अमेज्ड अ फॉर्च्यून इन इंडिया। इवन रॉबर्ट क्लाइव, जिसकी वजह से इंडिया में ब्रिटिश रूल इस्टेब्लिश हुआ, जिसने बैटल ऑफ प्लासी जीती, ठीक है, वो खुद उसने बहुत अच्छा खासा पैसा यहाँ से कमा लिया था, बहुत पैसा उसने बनाया था यहाँ पे। ही हैड कम टू मद्रास फ्रॉम इंग्लैंड इन 1743 एट द एज ऑफ 18। देखो रॉबर्ट क्लाइव एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इंडियन हिस्ट्री में। रॉबर्ट क्लाइव 18 साल की एज में 1743 में इंडिया आया। उस जैसे आज अपने लोग इंग्लैंड जाके खुश होते हैं ना, उसी तरह पहले इंग्लैंड के लोग इंडिया आने के लिए कोशिश करते थे, क्योंकि इंडिया इंग्लैंड के कंपैरिजन में बहुत रिच था, ठीक है। तो रॉबर्ट क्लाइव 18 ईयर की एज में ही उस टाइम ये आया था मद्रास में एज अ क्लर्क, ठीक है, एक क्लर्क के तौर पे ये काम करने के लिए आया था। बट मेहनती बहुत था, बहुत मेहनत करता था ये, ठीक है, इसीलिए बहुत जल्दी ये आर्मी में अच्छी पोजीशन इसको मिल गई। और एक बार इसने एक वॉर में ब्रिटिशर्स के लिए बड़ा ट्रेमेंडस वर्क किया, बहुत अच्छी सलाह उनको दी, उससे प्रभावित होके इसको अच्छा खासा रैंक मिल गया आर्मी में। और 1757 में तो प्लासी की लड़ाई लड़ने ही क्लाइव को भेजा था, और क्लाइव ने बाकायदा वो लड़ाई जीती भी और बंगाल को अपने कब्जे में भी कर लिया, ठीक है। तो उसने यहाँ से बहुत अमाउंट कमाया। व्हेन इन 1767 ही लेफ्ट इंडिया, हिज इंडियन फॉर्चून वाज वर्थ 4,11,2 पाउंड, ठीक है। और 1767 में जब रॉबर्ट क्लाइव वापस इंग्लैंड गया तो 4,11,2 पाउंड की राशि उसके पास थी। Interestingly, when he was appointed governor of Bengal in 1764, he was asked to remove corruption in company administration, ठीक है। और जब 1764 में
उसको कंपनी का गवर्नर बनाया, बंगाल का गवर्नर बनाया, ठीक है। तो उसको क्या किया, उसको ये ऑर्डर किया भी तुम कंपनी के अंदर जो करप्शन चल रहा है एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है, उसको ख़त्म करो। अब ये तो वही बात होगी, बिल्ली को हम दूध की रखवाली बैठा रहे हैं, ये खुद तो करप्टेड था, इतना पैसा उसने कैसे बना लिया, ठीक है। इसने इतना तो अब उसके खुद के ऊपर ही चार्जेस लगे हुए थे करप्शन के, तो वो करप्शन फिर क्या रिमूव होता। So but he was himself cross-examined in 1772 by British Parliament। अब इसको कहा तो ये था भाई अब कंपनी के अंदर जो भ्रष्टाचार चल रहा है, करप्शन चल रहा है, उसको ख़त्म करो। बट 1772 में जब ये इंग्लैंड में था, क्योंकि इंग्लैंड ये कब चला गया, 1767 में, तो वहाँ की पार्लियामेंट ने क्वेश्चन की उठाया भाई रॉबर्ट क्लाइव के पास इतना पैसा कैसे आ गया, ठीक है, इतना पैसा तो वहाँ कमा ही नहीं सकता था ये, तो इसने ज़रूर करप्शन किया है, ठीक है। तो करप्शन के चार्जेस में इसको मुकदमा चला इसके ऊपर। पार्लियामेंट विच वॉज सस्पिशियस ऑफ हिज वास्ट वेल्थ, ऑल्दो ही वॉज एक्विटेड ही कमिटेड सुसाइड इन 1774, ठीक है। पर तो 1772 में उसके ऊपर ब्रिटिश पार्लियामेंट में मुकदमा हुआ, हालांकि उसको सारे आरोपों से बरी कर दिया था, उसको कोई ऐसा गिल्टी नहीं माना भाई इसने रॉन्ग तरीक़ों से पैसा बनाया है, बट उसको बड़ी शर्म लगी इस बात से, ठीक है। तो 1774 में रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, सुसाइड कर लिया था, ठीक है, आत्महत्या करके मर गया। हाउएवर नॉट ऑल कंपनी ऑफिशियल सक्सेडेड इन मेकिंग मनी लाइक क्लाइव। अब क्लाइव की तरह सबने भी पैसा नहीं बनाया था, ठीक है, सारे भी ऐसे रिच नहीं हो गए थे। मैनी डाइड एन अर्ली डेथ इन इंडिया ड्यू टू डिसीज एंड वॉर। बहुत सारे जो ब्रिटेन से लोग आते थे, अंग्रेज़ लोग आते थे इंडिया में काम करने के लिए, ठीक है, बहुत सारे लोग तो बहुत कम एज में या तो वॉर में मर जाते थे या फिर वो बीमारियों में मर जाते थे। सो एंड इट वुड नॉट बी राइट टू रिगार्ड ऑल ऑफ देम एज करप्ट एंड डिसऑनेस्ट। अब हम सारे जितने भी वो अंग्रेज़ लोग आते थे यहाँ काम करने के लिए, सबको भी हम डिसऑनेस्ट नहीं कह सकते, सारे भी बेईमान नहीं थे, ठीक है, सारे भी करप्ट नहीं थे उनमें से। मैनी ऑफ देम केम फ्रॉम हम्बल बैकग्राउंड एंड देयर अपर मोस्ट डिज़ायर वॉज टू अर्न इनफ मनी इन इंडिया। और उनमें से बहुत सारे लोग जो इंग्लैंड से आते थे वो कुछ ठीक ठाक फैमिली से होते थे और उनका बस एक ही टारगेट होता था, वो इंडिया से जब जाएं तो इतना पैसा कमा लें कि वहाँ पे उनकी लाइफ जो है वो बाकी लाइफ अच्छे से कट जाए। ओके, सो इनफ इन इंडिया, रिटर्न टू ब्रिटेन एंड लेड ए कंफर्टेबल लाइफ। Those who managed to return with wealth led fleshy lives and flaunted their riches, ठीक है। और जो बंदे, जो ब्रिटिशर्स इंडिया में काम करने के बाद फाइनली यहाँ से रिटायर होके जाते थे तो उनके पास अच्छा खासा पैसा होता था, नए नए रिच वो वहाँ कहलाते थे इंग्लैंड के अंदर। They were called nabobs, an anglicized version of Indian word नवाब। अब क्या था, नवाब का एक इंग्लिश में उन्होंने नया वर्ड कन्वर्ट कर दिया, क्या, नवाब, ठीक है। तो ये जो ब्रिटिशर्स इंडिया से पैसा कमा के उस टाइम पे इंग्लैंड वापस जाते थे तो नया नया रिचनेस उनके पास होता था, नया नया पैसा आता था उनके पास, तो वहाँ पे पैसों वाली लाइफ जीते थे। तो उनको क्या होता था वहाँ पे एक मजाक के तौर पे, ठीक है, सरकेस्टिक यानी व्यंग्य के तौर पे उनको क्या बोलते थे, नवाब्स। और उनका नाटकों में या इस तरह से बड़ा कार्टूनों में मजाक भी बनाते थे उन लोगों का। सो दे वर ऑफन सीन एज अपस्टार्ट्स एंड सोशल क्लाइंबर इन ब्रिटिश सोसाइटी एंड वर रिडिक्यूल्ड और मेड फन इन प्लेज एंड कार्टून, ठीक है। तो ये जो नए नए लोग पैसा कमा के जाते थे वहाँ पे फिर वो वैसी लाइफ जीते थे, ठीक है, तो उनके ऊपर बड़े कार्टून भी बनते थे, उनके ऊपर प्लेज में उनका मजाक उड़ाया जाता था। तो ये क्योंकि वो उनको क्या बुलाते थे, ठीक है, नवाब्स, भाई ये नवाब हैं, इंडिया से आए हैं नवाब साहब। ओके, नेक्स्ट आता है कंपनी रूल एक्सपेंड। सो इफ वी एनालाइज द प्रोसेस ऑफ एनेक्सेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम 1757 टू 1857, सर्टेन की एस्पेक्ट इमर्ज। अब आप देखो प्लासी की जो लड़ाई है वो कब लड़ी गई, 1757 में, और कंप्लीट इंडिया जो एक्वायर करेगी ब्रिटिशर्स वो होगा अराउंड 1856 तक, ठीक है।
तो 1757 से लेके 1857 तक का जो पीरियड है, 1 सेंचुरी है पूरी, 100 ईयर्स, ठीक है। 100 ईयर्स के पीरियड में ब्रिटिशर्स क्या क्या ऐसे फैक्टर्स यूज़ करेंगे कि वो एक कंपनी से एक पूरे इंडिया के रूलर बन जाएंगे, ठीक है। द कंपनी रेयरली लॉन्च्ड अ डायरेक्ट मिलिट्री अटैक ऑन एन अननोन टेरिटरी। अब ब्रिटिशर्स बड़े समझदार कह लो या क्लेवर कह लो, ठीक है, क्लेवरली काम करते थे। वो डायरेक्टली किसी पे अटैक नहीं करते थे जाके, क्योंकि उनके पास इतने रिसोर्स भी नहीं थे, या अगर थे भी तब भी वो उनको ज़्यादा खोना नहीं चाहते थे, ठीक है। तो वो किसी पे डायरेक्टली अटैक नहीं करते थे। इंस्टीड इट यूज्ड अ वैरायटी ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक मेथड्स टू एक्सटेंड इट्स इन्फ्लुएंस बिफोर एनेक्सिंग एन इंडियन किंगडम। तो क्या होता था, पहले किसी पे अटैक करके जीतने के बजाय वो क्या करते थे, पहले कुछ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल या डिप्लोमेटिक से मेथड यूज़ करते थे ताकि एक बार वो उस टेरिटरी में घुस जाएं, फिर धीरे धीरे वहाँ अंदर अपना दबदबा बनाते बनाते एक दिन उसको कैप्चर ही कर जाते थे। आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर द कंपनी अपॉइंटेड रेजिडेंट्स इन इंडियन स्टेट्स। अब क्या हुआ, जब उन्होंने 1764 में वॉर ऑफ बक्सर जीता। अब क्या हुआ, मैंने आपको बताया वॉर ऑफ बक्सर में एक तरफ तो कौन थे, ब्रिटिश, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और इसके अपोजिट साइड कौन थे, नवाब ऑफ बंगाल एंड नवाब ऑफ अवध एंड मुगल एम्परर, ठीक है। और विन कौन हुआ, विन हुए ब्रिटिश। तो इन्होंने इंडिया की जो टॉप मोस्ट पावर्स थे उनको हरा दिया, तो बाकी छोटे मोटे राजा तो क्या उखाड़ लेते ब्रिटिशर्स का, ठीक है। तो अब उन्होंने अपना जो पावर था वो दिखाना भी शुरू कर दिया। उन्होंने क्या किया, जो छोटे मोटे इंडियन स्टेट्स थे उनके ऑफिशियल कोर्ट्स में अपने रेजिडेंट्स भेजने शुरू कर दिए। रेजिडेंट क्या काम क्या होता था, वो वहाँ के पॉलिटिकल अफेयर्स में ब्रिटिशर्स की दखलंदाजी करता था, ठीक है। सो देवर पॉलिटिकल और कमर्शियल एजेंट एंड देयर जॉब वाज टू सर्व एंड फर्दर द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी। तो क्या हुआ, मान लो कोई छोटी मोटी रियासत है, ठीक है, वहाँ के ऑफिशियल कोर्ट में यानी कि राज दरबार में ब्रिटिशर्स ने अपना एक पर्सन रख दिया, ब्रिटिश सर्वेंट होता था वो, जिसको क्या कहते थे, रेजिडेंट, ठीक है। तो रेजिडेंट का काम क्या था, वो वहाँ कोर्ट में ये बात अश्योर करता था कि जो यहाँ की पॉलिसीज़ हैं वो कहीं ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट तो नहीं है, या कोई ऐसी पॉलिसी तो नहीं है जिससे ब्रिटिशर्स के बिजनेस पे कोई इफ़ेक्ट आए। तो वो ब्रिटिशर्स के रिगार्डिंग पॉलिसी फॉर्मेशन में वहाँ हेल्प करता था, या अगर वो किंग ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कुछ काम करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि पहले एक तरह से रेजिडेंट को अप्रूव होके जाती थी उनकी पॉलिसीज़। Though the resident, the company official began interfering in the internal affair of Indian state। तो शुरू में तो बस वो घुसे थे, उन्होंने थोड़ा सा ही काम देखना शुरू किया, बस वो ये देखते थे भाई ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट ना कुछ। धीरे धीरे वो पावरफुल होते गए, तो उन्होंने इंडियन स्टेट्स के यानी इंडियन किंग्स के इंटरनल अफेयर में भी दखलंदाजी शुरू कर दी रेजिडेंट्स ने। They tried to decide who was to be successor to the throne and who was to अपॉइंटेड इन एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट। इवन वही अब ये भी डिसाइड करने लग गए थे कि अगला राजा कौन बनेगा, या जो सेनापति है वो कौन बनेगा, जो मेन एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है वो किसको दी जाएंगे। यानी जो काम किंग का है, किंग के काम में भी अब रेजिडेंट अपनी दखलंदाजी देने लग गए थे। सम टाइम द कंपनी फोर्स द स्टेट इनटू अ सब्सिडरी अलायंस। अब एक क्या है, सब्सिडरी अलायंस। ये बहुत सारे मेथड्स यूज़ हुए हैं, एक बहुत लंबी हिस्ट्री है, ठीक है। सब्सिडरी अलायंस में क्या होता था, ये वही काम है जब रेजिडेंट रखे जाते थे, ठीक है। तो उसमें क्या होता था कि जिस भी स्टेट ने ब्रिटिश के साथ सब्सिडरी अलायंस कर लिया, समझौता कर लिया, तो अब क्या होगा, वो स्टेट आर्मी नहीं रख सकता,
उसको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी किसकी है? कंपनी की। वो कहते थे भाई तुम आर्मी नहीं रखोगे, हमारी आर्मी ही अगर तुम पे कोई आँच आएगी तो प्रोटेक्ट करेगी, ठीक है। और उनसे इस बदले में बहुत पैसा भी लेते थे वो। तो एक तरह से लोकल जो किंग होते थे उनकी पावर ख़त्म हो जाती थी, मिलिट्री उनकी ख़त्म, बल्कि पैसा और देना पड़ता था। अकॉर्डिंग टू द टर्म ऑफ दिस अलायंस, इंडियन रूलर वर नॉट अलाउड टू हैव देयर इंडिपेंडेंट आर्म्ड फोर्सेज। तो एक तो वो आर्म्ड फोर्सेज नहीं रख सकते थे, सेना नहीं रख सकते थे। दे वर टू बी प्रोटेक्टेड बाय कंपनी बट had to pay for the subsidiary forces that the company was supposed to maintain for purpose for this protection। इवन जो आर्मी ब्रिटिशर्स ने उस स्टेट में रखी है उसकी प्रोटेक्शन के लिए, उसका खर्चा भी कौन देगा? वो स्टेट ही देगा। अब बताओ स्टेट को फ़ायदा क्या हुआ? ठीक है, आर्मी किसकी? ब्रिटिशर्स की। अब मान लो कोई किंग है, ठीक है, कोई भी किंगडम है, छोटा सा बुंदेलखंड नाम का मान लो एक किंगडम है, वहाँ के कोर्ट में किसको उन्होंने सब्सिडरी अलायंस कर लिया। सब्सिडरी अलायंस में क्या होगा भाई? आपको प्रोटेक्ट कौन करेगी? कंपनी। कंपनी अपनी एक आर्मी उनके स्टेट में छोड़ देगी, उसका खर्चा भी कौन देगा? नवाब ही देगा। तो अगर खर्चा नवाब नहीं देना था तो वो खुद ही अपनी आर्मी भी कर लेता, पर ब्रिटिशर्स को तो उनकी पावर कमज़ोर करनी थी, ठीक है। इफ द इंडियन रूलर फेल टू मेक द पेमेंट देन पार्ट ऑफ देयर टेरिटरी वॉज टेकन अवे एज पेनल्टी। अब अगर मान लो कोई किंग अपना पेमेंट देने में देर हो गया या टाइम पे नहीं पे कर पाया, ठीक है, तो उसके टेरिटरी का एक पार्ट एज अ पेनल्टी ले लेते थे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन रिचर्ड वेल्सली वॉज गवर्नर जनरल इन 1719 to 1805, the Nawab of Awadh was forced to give over half of his territory to company in 1801, ठीक है। क्योंकि क्या हुआ था, अवध के नवाब ने सब्सिडरी अलायंस कर लिया और ये मजबूरन करना पड़ता था उनको, अपनी मर्जी से कोई नहीं करता था। कंपनी क्या करते थे भाई, या तो आप अलायंस करो, नहीं तो फिर हम तुम पे अटैक कर देंगे, कुछ ऐसे ही वो प्रेशर क्रिएट करते थे। तो अवध के नवाब ने भी क्या किया था? सब्सिडरी अलायंस को किया था। तो 1801 में जब वो उनकी पेमेंट नहीं दे पाया तो उससे उसकी हाफ टेरिटरी ले ली। ओके, सो हैदराबाद वॉज ऑल्सो फोर्स्ड टू से टेरिटरीज ऑन सिमिलर ग्राउंड्स। इवन हैदराबाद को भी कुछ अपने हिस्से ब्रिटिशर्स को देने पड़े थे जब वो टाइम पे पेमेंट नहीं कर पाया था, ठीक है। उसके बाद एक अपने इंडियन हिस्ट्री में मेन पर्सन आते हैं टीपू सुल्तान। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक, टीपू सुल्तान द टाइगर ऑफ मैसूर। टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर कहते हैं, मैसूर का शेर कहते हैं। अब आ जाओ इस टॉपिक पे। ये बेटा सब्सिडरी अलायंस का अपना एक क्वेश्चन बनेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपने ध्यान से समझना है अच्छे से इसको, ठीक है। So Tipu Sultan, the tiger of Mysore, the company resorted to direct military confrontation when it saw a threat to its political and economic interest। अब देखो, अभी मैंने आपको बताया कंपनी वैसे डायरेक्टली किसी पे अटैक नहीं करती थी, पहले वो क्या करती थी, उनके साथ एक डिप्लोमेटिक अलायंस बना लेती थी, जैसे रेजिडेंट रख दिया उनके साथ एक टाई अप करके, ठीक है। बट धीरे 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 उन किंग की पावर ख़त्म करके अपनी पावर वहाँ पे बना लेते थे। बट जब कोई किंग स्ट्रॉन्ग हो जाता था या वो कंपनी को कुछ प्रिविलेजेस नहीं दे रहा या उनको लगता था भाई ये किंग हमारे लिए खतरा है, तब वो डायरेक्ट अटैक भी करते थे। और यही केस आता है मैसूर के साथ। मैसूर क्या था? मैसूर साउदर्न इंडिया में एक स्टेट था, जैसे ये अपना यहाँ पे एक स्टेट है अभी, और उसका नाम क्या है? कर्नाटका। तो कर्नाटका में पहले यहाँ के हिस्सों में एक किंगडम होती थी, वो पहले यहाँ तक ही आती थी, ठीक है। और इस किंगडम का नाम क्या था? मैसूर। आज मैसूर नाम का एक शहर है, बट पहले ये क्या हुआ करती थी? एक किंगडम हुआ करती थी। दिस कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द केस ऑफ साउदर्न Indian state of Mysore. Mysore had grown its strength under the leadership of powerful ruler like Hyder Ali, ruled from 1761 to 1782, and his famous son Tipu Sultan.
ठीक है। अब क्या हुआ था 1761 में, ठीक है, यहाँ मैसूर में किंग कौन बना 1761 में? हैदर अली, ठीक है। हैदर अली भी एक स्ट्रॉन्ग रूलर था और उसने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट 2 बार लड़ाइयाँ लड़ी, दोनों लड़ाइयों में उसने ब्रिटिशर्स को हराया भी था, ठीक है। बट 1782 में कैंसर की वजह से उसकी डेथ हो गई। तो आगे उसका जो बेटा था टीपू सुल्तान अगला राजा बना। तो लड़ाइयाँ तो इसके साथ भी हुई, ठीक है। So Mysore controlled the profitable trade of Malabar coast where the company purchased pepper and cardamom। अब यहाँ पर इसको हम क्या बोलते हैं? इस मालाबार कोस्ट, ठीक है। तो मैसूर से के पास काफ़ी बड़ा इलाका था और ये यहाँ से अपना ट्रेडिंग करते थे मालाबार कोस्ट से, यानी इस कोस्ट से, ठीक है। और इंडिया में जो ज़्यादातर मसाले उगते हैं, पैदा होते हैं, वो इन्हीं हिस्सों में होते हैं, स्पेशली केरला में, ठीक है। तो केरला वाले इलाके जो थे वहाँ से पेपर, कार्डमम ये लेते थे ब्रिटिशर्स। इन 1785 टीपू सुल्तान स्टॉप द एक्सपोर्ट ऑफ सैंडलवुड, पेपर एंड कार्डमम थ्रू द पोर्ट्स ऑफ हिज किंगडम। अब टीपू सुल्तान ने क्या किया 1785 में ब्रिटिशर्स को अपने पोर्ट से, यानी इन हिस्सों में जो जहाँ पे ब्रिटिशर्स पोर्ट यूज़ करते थे, ठीक है, तो उसने क्या किया ब्रिटिशर्स को अपने पोर्ट यूज़ करने से मना कर दिया कि अब मेरे पोर्ट से चंदन या फिर पेपर यानी काली मिर्च, ठीक है, कोई भी ऐसा सामान ब्रिटिशर्स नहीं भेजेंगे। एंड डिसअलाउड लोकल मर्चेंट्स फ्रॉम ट्रेडिंग विद कंपनी। और मैसूर ने अपने जो लोकल मर्चेंट्स थे, व्यापारी थे, उनको कंपनी के साथ ट्रेडिंग करने से मना कर दिया। तो इससे ब्रिटिशर्स का तो मैसूर के इलाकों में व्यापार ही ख़त्म हो गया। He also established a close relationship with French in India and modernized his army with their help। और मैसूर जो था टीपू सुल्तान वो फ्रेंच सपोर्टेड पर्सन था, फ्रांस के साथ उसकी बड़ी अच्छी बनती थी और इंग्लैंड और फ्रांस की आपस में दुश्मनी थी। तो एक तो उसने इंग्लैंड की प्रिविलेजेस यानी ब्रिटिशर्स के प्रिविलेज ख़त्म कर दिए, उनका तो ट्रेडिंग ही ख़त्म कर दिया मैसूर में, और दूसरा वो फ्रेंच का सपोर्टर था, फ्रेंच की हेल्प से उसने अपनी आर्मी को भी स्ट्रॉन्ग किया था, मॉडर्नाइज किया था। तो इसलिए फिर टीपू सुल्तान से तो ब्रिटिशर्स की लड़ाई होनी थी। द ब्रिटिश वर फ्यूरियस, दे सॉ हैदर एंड टीपू एज एम्बिशियस, एरोगेंट एंड डेंजरस रूलर हु हैड टू बी कंट्रोल्ड एंड क्रश्ड। तो उन्होंने क्या माना, भाई ये रूलर जो हैं बड़े ख़तरनाक हैं, एम्बिशियस हैं एंड डेंजरस हैं, तो इनको हमें रोकना पड़ेगा और इनको हमें ख़त्म करना पड़ेगा। 4 wars वर फॉट विद मैसूर। 4 लड़ाइयाँ मैसूर के साथ लड़ी। फर्स्ट 1767 to 69, ठीक है। उसके बाद 1780 to 84 एंड 1790 to 92 और 1799 में, ठीक है। तो पहली जो लड़ाई थी हैदर अली ने लड़ी, इसमें हैदर अली ने जीत ही लिया था एक तरह से, बट ये जब हारने लगते थे तो ये फिर एक कंप्रोमाइज़ करने लग जाते थे। बट 1799 की लड़ाई में टीपू सुल्तान लड़ाई में ही मारा गया था। ओनली इन द लास्ट बैटल ऑफ श्रीरंगापट्टनम डिड द कंपनी अल्टीमेटली विन अ विक्ट्री। तो पहले वाली जो 3 लड़ाइयाँ थी वो तो किसी तरह 2 लड़ाइयाँ मैसूर के फेवर में ख़त्म हुई, तीसरी लड़ाई में टीपू सुल्तान हारा भी नहीं था, बट कहीं ना कहीं उनको एक कंप्रोमाइज़ करना पड़ा। बट चौथी जो लड़ाई थी 1799 में, इस लड़ाई में टीपू सुल्तान जो था वो मारा गया, ठीक है। और उसके बाद तो उनका पूरा जो मैसूर था वो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में ही आ गया था। सो टीपू सुल्तान वॉज किल्ड डिफेंडिंग हिज कैपिटल श्रीरंगापट्टनम। मैसूर वॉज प्लेस्ड अंडर द फॉर्मर रूलिंग डिनास्टी ऑफ वोडियार एंड सब्सिडरी अलायंस वॉज इम्पोज्ड ऑन द स्टेट। तो क्या हुआ था, पहले मैसूर पे एक डिनास्टी होती थी वोडियार डिनास्टी, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, टीपू सुल्तान के मरने के बाद यहाँ पे जो पहले वोडियार डिनास्टी थी, वोडियार वंश था, उसी को ही पावर दे दी, उसी को ही किंगडम का रूलर बना दिया। बट उसके साथ क्या किया, वही सब्सिडरी अलायंस कर लिया, अपना रेजिडेंट रख दिया, फ्रेंच के सारे यहाँ पे प्रिविलेजेस ख़त्म करके अब ये ब्रिटिश कंट्रोल्ड सिस्टम ही यहाँ पे डेवलप हो गया था, ठीक है। और ये वोडियार डिनास्टी एंड तक चली।
ओके, सो ये दो मेन टॉपिक आते हैं टीपू सुल्तान वाले, और इससे पहले जो हमने किया कंपनी रूल, एक्सपेंड एंड नवाब्स। ओके,